उड़ान सपनों की। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अभिषेक कुमार आपको आज क्लास 10th साइंस का जो 12th चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी वो मैं पढ़ाने का ट्राई करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या। तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम लोग जानेंगे चार्ज के बारे में, चार्ज होता क्या है, फिर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, फिर इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओम्स लॉ, देन रेसिस्टेंस एंड देन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिक पावर। तो सबसे पहला जो टॉपिक है मेरा चार्ज, चार्ज होता क्या है, तो उसको जानने के पहले हम लोग एक वर्ड है जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, मैटर। मैटर क्या होता है? कहता है एनीथिंग दैट हैज़ फिक्स्ड मास एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम इन स्पेस। जिसके पास भी फिक्स मास हो, कोई भी सब्सटेंस जिसके पास फिक्स मास हो और वो स्पेस में एक वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करे, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। और मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसको हम लोग एटम कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिखे हैं एटम जो है आर कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्री पार्टिकल। एटम आर कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्री पार्टिकल। वो 3 एलिमेंट्री पार्टिकल क्या क्या होता है? फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा वो निगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होता है, इस पे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या होता है? तो कहता है चार्ज जो है एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। किसी भी मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टीज चार्ज है और जब मैं उसे किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखूँगा तो वो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो यहाँ लिखा है कि इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है मैटर का, बिकॉज ऑफ विच इट एक्सपीरियंस फोर्स, और जिसके वजह से ये फोर्स की अनुभूति यानी एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है। नेक्स्ट है चार्ज जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक होता है दूसरा हमारा निगेटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारा वो निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम्ब होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन के पास भी सेम मैग्नीट्यूड का इतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के पास 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम्ब का निगेटिव चार्ज होता है। देयरफॉर मोर प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब, और चार्ज का जो हमारा एसआई यूनिट है वो है कूलम्ब। कूलम्ब एक साइंटिस्ट का नाम है और उन्हीं के नाम पे एक चार्ज का यूनिट है, और एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है हमारा वो होता है कूलम्ब। कूलम्ब और कह रहा है विच इज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ कंबाइंड चार्ज ऑफ 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यानी कह रहा है कि 1 चार्ज पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इक्वल होता है 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। तो आइए फिर आगे हम लोग चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो चार्ज के प्रॉपर्टीज वाले में है कि पहला लाइक चार्ज, यानी 2 चार्ज जो दोनों चार्ज है वो एक तरीके का है। यानी अगर कहीं भी 2 चार्ज है और दोनों चार्ज निगेटिव हो या दोनों चार्ज पॉजिटिव हो तो लाइक चार्ज जो होता है हमेशा उसमें रिपल्सिव फोर्स लगता है। लाइक चार्ज में हमेशा
एक रिपल्सिव फोर्स लगता है। यानी अगर दो चार्ज हो और दोनों चार्ज सिमिलर चार्ज हो, निगेटिव चार्ज, तो दोनों के बीच में एक फोर्स काम करेगा और वो जो फोर्स होगा रिपल्सिव फोर्स होगा। और अगर अनलाइक चार्ज हो, यानी एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा एक निगेटिव चार्ज, तो उन दोनों के बीच में भी एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स जो होगा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो लाइक चार्ज जो है ऑलवेज रिपेल ईच अदर, यानी लाइक चार्ज एक दूसरे को हमेशा दूर भगाएगा, एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। और अनलाइक चार्ज जो है दूसरा, अनलाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज जो है, इन दोनों के बीच में हमेशा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, यानी लाइक चार्ज जो है वो रिपेल करेगा और अनलाइक चार्ज जो है अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब होता है कि चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब होता है चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। और यहीं से एक हमारे पास फॉर्मूला आता है Q इक्वल्स टू एन ई, यानी टोटल चार्ज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो Q को हम लोग कहते हैं टोटल चार्ज और N को कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E को कहते हैं चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे थे पिछले स्लाइड्स में कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि 1 कूलम्ब का चार्ज जो है वो 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है। तो आइए इस फॉर्मूले को हम लोग देखते हैं कि 1 कूलम्ब का चार्ज क्या सच में इतने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन constituting 1 कूलम्ब चार्ज। एक कूलम्ब चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं Q इक्वल्स टू एन इंटू ई, और n जो है हमारा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि Q बाई ई इक्वल्स टू n, और मेरे पास वैल्यू दिया हुआ है चार्ज का 1 कूलम्ब डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम्ब। 10 का पावर माइनस 19 कूलम्ब इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, n। तो यहाँ पे जब हम लोग इस 10 का पावर माइनस 19 को ऊपर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे होगा 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 का पावर प्लस 19 इक्वल्स टू n। और जब 1 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.625 इंटू 10 का पावर 19, n इक्वल्स टू दिस। तो जब इस डेसिमल को रिमूव करेंगे यहाँ पे तो एक जीरो यहाँ से और हट जाएगा, तो आ गया 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट
अगर हम लोग चाहें तो इसी में एक बात और पता कर सकते हैं क्वेश्चन के जरिए कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन constituting 100 कूलम ऑफ चार्ज, यानी 100 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 100 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो फिर से सेम फॉर्मूला, Q इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, N इंटू Q इक्वल्स टू N इंटू E, और मुझे निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से Q बाई E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N, और हमारा Q का जो वैल्यू दिया है वो दिया हुआ है 100 कूलम्ब, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम्ब इक्वल्स टू N। तो जब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो आएगा 100 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 का पावर 19 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? जब 1.6 को आप डिवाइड करोगे 100 से तो क्या आएगा हमारे पास 16/6, यानी 60 पॉइंट समथिंग इंटू 10 का पावर 16 पॉइंट समथिंग इंटू 10 का पावर 19 इलेक्ट्रॉन, यानी एक कूलम चार्ज में इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी 100 कूलम चार्ज में इतना इलेक्ट्रॉन होगा। नेक्स्ट इसमें एक और क्वेश्चन कर सकते हैं कि किसी कंडक्टर से, एक क्वेश्चन है कि कोई एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर से टोटल 12 इंटू 10 का पावर 12 इंटू 10 का पावर 19 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो आपको बताना है कि टोटल चार्ज कितना होगा, यानी टोटल चार्ज Q का वैल्यू क्या होगा। किसी कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है तो आपको बताना है टोटल चार्ज कितना होगा। तो हम लोग टोटल चार्ज का फॉर्मूला जानते हैं, टोटल चार्ज आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 12 इंटू 1.6 इक्वल्स टू हो जाएगा 6 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 1 6 1 7 7। हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं 12 और 16, तो 6 2 जा 12, 7 2 और 1 1, ये तो इतना हो गया 2 9 और 1, यानी टोटल हो गया, ये टोटल हो गया 19.2 कूलम चार्ज, यानी टोटल चार्ज हो गया हमारा 19.2 कूलम। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, यानी कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है, इनके बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है। तो हम लोग 8 स्टैंडर्ड तक पढ़ते आए हैं कि वैसा मटेरियल जिसमें चार्ज फ्रीली फ्लो कर जाए उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर, और वैसा मटेरियल जिसमें चार्ज फ्लो ना कर पाए उसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। जैसे एग्जाम्पल हम लोग अगर कंडक्टर की बात करें तो आयरन, सिल्वर, अल्मुनियम, कॉपर, इन सारे सब्सटेंस में
जो है हमारा चार्ज जो है इजिली फ्लो कर जाता है, उसको बोलते हैं कंडक्टर। अगर इंसुलेटर की बात करें तो जैसे रबर है, वुड है, ग्लास है, इन सारा जो है ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें चार्ज फ्लो नहीं करता है और ये सब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। तो ये कुछ हमारे पास बेसिक डिफरेंस है। जैसे हम लोग बात करें, कंडक्टर आर द सब्सटेंस विच अलाउ करेंट टू पास थ्रू देम। कंडक्टर एक वैसा सब्सटेंस है जो करंट को पास करने के लिए अलाउ करता हो। सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम etc are etc are the good conductor of electricity, or insulator are the substance which do not allow current to pass through them। इंसुलेटर वो सब्सटेंस है जो करंट को अलाउ नहीं करता हो पास करने के लिए, वैसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। एग्जाम्पल प्लास्टिक, वुड, ग्लास, रबर etc। तो ये जो हम लोग स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं ये 8 क्लास 9th स्टैंडर्ड तक ठीक है, लेकिन जब हम 9th क्लास स्टैंडर्ड में गए तो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ें, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो अब इसके जो डेफिनेशन है वो हम लोग एटॉम लेवल पे देंगे, एटॉमिक लेवल पे देंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या है कि कंडक्टर मैटर इज मेड अप ऑफ एटम and each atom has positively charged nucleus at the center with negatively charged electron revolve around it। आप जानते हैं कि जो एटम होता है, एटम में 3 उसके एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है हमारा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर रिवॉल्व करते रहता है। इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर रिवॉल्व करता है। तो कह रहा है निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ इट्स चार्ज। कह रहा है कि जो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है और ये जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है जो कि न्यूक्लियस में है, ये इलेक्ट्रॉन को बाउंड करके रखता है, अपने साथ बांध के रखता है। और बांध के कैसे रखता है? ड्यू टू फोर्स। क्योंकि अभी हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में देखें कि निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज यानी 2 अनलाइक चार्ज आपस में एक अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इसलिए कर पाता है क्योंकि ये प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को बांध के रखता है एक अट्रैक्शन फोर्स के जरिए। तो कह रहा है इफ वी प्रोवाइड एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन इट विल नॉट रिमेन बाउंड टू द न्यूक्लियस एंड जस्ट कम आउट एन एटम। अगर हम थोड़ा सा फोर्स लगाए, थोड़ा सा एक एनर्जी दे इस इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो इसके साथ बंध के था प्रोटॉन के साथ, चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा था, ये बाहर चला जाएगा, इससे का नाता क्या कर देगा, नाता तोड़ देगा, यानी न्यूक्लियस से यहाँ पे जो ये रिवॉल्व कर रहा था बाहर आ जाएगा। दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट इज नॉट बाउंड टू एनी पार्टिकुलर न्यूक्लियस एंड देयरफॉर फ्री टू मूव विद इन द मटेरियल। और इस टाइप के इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है अब मटेरियल में फ्लो करने के लायक हो चुका है, अब इसको कोई बांध के रखा हुआ नहीं है। ये जो प्रोटॉन था इस इलेक्ट्रॉन को बांध के रखा था ताकि ये इसके चारों ओर चक्कर लगा सके, लेकिन जैसे ही हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अब इससे रिश्ता तोड़ देगा, अब इसके चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा था वो हट जाएगा और अब वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया कि उस मटेरियल में कहीं भी फ्लो कर सकता हो। और ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं हम लोग। तो फॉर सम मटेरियल एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन इज लेस एंड इट कैन बी एक्वायर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग एट रूम टेम्परेचर। कह रहा है कि कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनके साथ जो इलेक्ट्रॉन जो है, जो बाइंडेड इलेक्ट्रॉन था, उसको हटाने के लिए, उसको फ्री इलेक्ट्रॉन करने के लिए लेस एनर्जी की जरूरत होती है, यानी वहाँ पे हम कम फोर्स भी लगाएं तो उससे वो रिश्ता क्या करता है, इलेक्ट्रॉन तोड़ देता है। और
ऐसा जो करता है रूम टेम्परेचर पे, अगर वैसे मटेरियल में जो रूम टेम्परेचर में इलेक्ट्रॉन अपना रिश्ता तोड़ दे, वैसे इलेक्ट्रॉन मटेरियल को हम लोग कहते हैं कंडक्टर। तो कह रहा है दिस फ्री इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक करंट, अदर इलेक्ट्रॉन वुड रिमेन बाउंड टू द न्यूक्लियस एंड डू नॉट कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिक करंट। कह रहा है यहाँ पे पॉइंट कि वैसे इलेक्ट्रॉन जो हैं, जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से अपने बाउंडेशन को तोड़ के जो बाउंडेड थे न्यूक्लियस के साथ, वो टूट के जब अलग हो गए और फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए, वही फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए। और अदर जितने भी इलेक्ट्रॉन या चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, वो रिस्पॉन्सिबल आपके नहीं होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए। तो द मटेरियल विच कैन प्रोड्यूस फ्री इलेक्ट्रॉन एट रूम टेम्परेचर आर नोन एज कंडक्टर। वैसा मटेरियल जो रूम टेम्परेचर में ही फ्री इलेक्ट्रॉन को दे, प्रोड्यूस कर दे, वैसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। और वैसा मटेरियल जो रूम टेम्परेचर में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस ना करे, वैसे मटेरियल को हम लोग कहते हैं इंसुलेटर। यानी द मटेरियल विच कैन नॉट प्रोड्यूस फ्री इलेक्ट्रॉन एट रूम टेम्परेचर आर नोन एज इंसुलेटर। तो जो कंडक्टर होता है उसमें लेस एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है फ्री इलेक्ट्रॉन करने में, और जो इंसुलेटर होता है हमारा, उसमें बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कराने में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक करंट क्या है हमारा, तो अब हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक करंट में। तो कह रहा है फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। कह रहा है क्या कि किसी कंडक्टर में जो उसका फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स्ड गिवन डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और ऐसा यूनिट ऑफ करंट जो होता है वो हमारा एम्पियर कहलाता है। और ये एक हमारे साइंटिस्ट थे एंड्री मैरे एम्पियर, और इन्हीं के नाम पे करंट का हमारा यूनिट रखा गया। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर एज I इक्वल्स टू Q डिवाइड बाई T, वेयर Q इज चार्ज इन कूलम एंड T इज टाइम इन सेकेंड। हम लोग इसको और थोड़े डिटेल्स में पढ़ते हैं। कहता है कि अगर मैं एक कंडक्टर लूं और इस कंडक्टर में बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब अनकाउंटेबल मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ये मूव कर रहा है किसी एक गिवन डायरेक्शन में, किसी गिवन डायरेक्शन में ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो इसी इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पे पॉइंट है कि अगर इस कंडक्टर में किसी एक गिवन एरिया से या किसी पार्टिकुलर एरिया से, ये हमारे पास कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, यूनिट टाइम में जितना फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सपोज कि ये हमारे पास जो हमारा पेंसिल है एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, और ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर का ये जो सामने वाला है, इसको मैं बोल रहा हूं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इस कंडक्टर से जितना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है यूनिट टाइम में फ्लो करेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग यहां पे कहते हैं कि इस एरिया से, तो I इक्वल्स टू हमारा होता है Q अपॉन T, वेयर I जो है हमारा वो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और Q जो है हमारा चार्ज, और जिसको हम लोग कूलम्ब में मापते हैं, और T जो है हमारा वो टाइम, यूनिट टाइम, जिसको हम लोग
सेकेंड में मेजर करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, यहां पे कह रहा है एन एक्टिविटी फॉर अंडरस्टैंडिंग द फ्लो ऑफ चार्ज। एक एक्टिविटी के जरिए हम लोग ये देखेंगे कि चार्ज कैसे फ्लो करता है। तो हमने क्या किया कि एक पाइप लिया और उस पाइप में जो है 7 बॉल्स रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बॉल, और 7 बॉल इस तरीके से एडजस्टेड हैं उस पाइप में कि उसमें कोई भी एक एक्स्ट्रा बॉल एडजस्ट नहीं कर सकता है। जैसे एक बॉल यहाँ, दूसरा बॉल यहाँ, तीसरा बॉल यहाँ, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और अगर मुझे 8वां बॉल इसमें एडजस्ट करना है तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे एक फोर्स लगा के इसको डालूंगा 8वां बॉल को, और ये पहला बॉल बाहर आ जाएगा। यानी इस पाइप में जो है मैक्सिमम 7 बॉल ही रह सकते हैं, अदर उसका एक भी बॉल नहीं आ सकता। तो कह रहा है यहां पे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, लेट्स कंसिडर अ hollow pipe containing 7 ball. If we try to push one more ball into the pipe from one end, a ball would come out from the other end of the pipe. It means at any given time there cannot be more than 7 ball in pipe because there is no space for extra ball. तो कह रहा है कि एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी है उसमें एक पाइप लिया, उस पाइप में हमने 7 बॉल्स डाले। अब उसमें मुझे 8वां बॉल डालना है, तो अगर मैं फोर्स लगा के 8वां बॉल डालता हूं तो पहला बॉल बाहर आ जाएगा। और सेम इसी तरीके से हमारा जो कोई भी मटेरियल है उसमें जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो उनका भी मूवमेंट इसी प्रकार से होता है। तो हम इसको आगे भी देखेंगे। तो सेम मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी सेम लॉजिक, इसी तरीके के लॉजिक से कह रहा है कि गोइंग बाय द सेम लॉजिक दैट वी हैव अंडरस्टूड फ्रॉम द एक्टिविटी, ए कंडक्टर में हैव बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। किसी कंडक्टर के पास मिलियन या बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और अगर उसमें मुझे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी डालना होगा, यानी अगर फ्लो कराना होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इन करेगा। तो कह रहा है बट देयर इज नो स्पेस फॉर एडिशनल इलेक्ट्रॉन, और उसमें कोई भी एक भी एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स का जगह नहीं है। इट मीन दैट वी पुश एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन इनटू द कंडक्टर फ्रॉम वन एंड एंड इलेक्ट्रॉन वुड कम आउट फ्रॉम अदर एंड। एक एंड से हम इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे और दूसरे एंड से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। दिस हैपन इंस्टेंटली, और ये बहुत कम समय में होगा। इंस्टेंटली मतलब होता है एकदम कम टाइम, क्षणक भर टाइम, इसको बोलते हैं क्षणक भर टाइम। यानी जैसे ही मैं देखा, मैं देख भी नहीं पाया और वो हो गया, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटली। इट मीन्स दैट देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन पुशिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन from one end and jumping out of electron from other end. Either the length of a conductor is 1 meter or 1 kilometer. कह रहा है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हम किसी कंडक्टर में पुश कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को पुश किए और दूसरा इलेक्ट्रॉन सेम टाइम पे बाहर आ जाएगा, इतना वो इंस्टेंट काम होगा। या वो कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर का हो, या 1000 किलोमीटर का हो, या 1 किलोमीटर का हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी किसी कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो फिक्स्ड होगा, उसमें एक सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन का भी जगह नहीं होगा। और अगर मैं एक फ्री इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर डालूंगा तो अदर एंड से जो होगा दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मैकेनिज्म देख रहे हैं फ्लो ऑफ चार्ज का। कह रहा है इज देयर एनी चार्ज ऑन कंडक्टर व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू इट। कह रहा है कि कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर में किसी भी प्रकार का कोई चार्ज रह जाता है जब उससे इलेक्ट्रॉन पास करता है।
तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं रहता है। तो इस मैटर को पढ़ते हैं। देयर इज अ जनरल मिसकंसेप्शन अमॉन्ग्स द स्टूडेंट्स that during flow of current through the conductor additional charge enter the conductor and because of this it will no longer remains neutral। कह रहा है कि ये बच्चों में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि जो कंडक्टर होता है करंट के फ्लो के दौरान चार्ज रह जाता है। एक्चुअली वैसा होता नहीं है। As we understand from activity, there is no space for an additional electron in conductor। और जैसा कि हमने एक्टिविटी में देखा कि किसी भी कंडक्टर में एक भी एक्स्ट्रा स्पेस उस कंडक्टर में नहीं होता है कि एक भी इलेक्ट्रॉन को वो अपना स्पेस दे सके। यानी एक इलेक्ट्रॉन पास करेगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर तीसरा फ्लो करेगा, चौथा आएगा। तो इस तरीके से होता है कंडक्टर। Therefore the number of electron in the conductor remains constant। और किसी भी उस कंडक्टर में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कांस्टेंट रहेगा। Even during the passage of current through it, so there is no charge on conductor even through current passing through it। कह रहा है कि उस कंडक्टर में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तब जब उसमें करंट फ्लो भी कर रहा होगा, यानी जब अगर करंट फ्लो कर रहा होगा तो कुछ जो करंट है, कुछ जो चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आएगा। जितना चार्ज बाहर आएगा उतना ही चार्ज अंदर जाएगा, जितना ही चार्ज बाहर आएगा उतना ही चार्ज अंदर जाएगा। हम चार्ज के विषय में क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पे मैंने बात पूरे क्लास में बात की इलेक्ट्रॉन पे, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे मैंने चार्ज बोला। तो अगर हम लोग टोटल चार्ज, जब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखे थे तो बोले थे कि चार्ज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। यानी चार्ज को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल चार्ज होता है। तो या तो हम लोग कह दे कि चार्ज फ्लो कर रहा है या एक फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो किसी भी कंडक्टर में जो फ्लो ऑफ करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जाएगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर भी जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है कि एम्पियर। तो यहां से हम लोग समझाना चाहेंगे कि 1 एम्पियर क्या होता है। तो अभी हम लोग बात किए कि ये हमारे पास एक मेटालिक कंडक्टर है और इस मेटालिक कंडक्टर का ये जो है येलो वाला जो डॉटेड लाइन से हमने दिखाया है वो है क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस मटेरियल का क्रॉस सेक्शनल एरिया। और इस एरिया से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन जो है इस एरिया से फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है कि यूनिट टाइम में एक पार्टिकुलर एरिया से जितना चार्ज फ्लो करेगा उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यानी इस एरिया से यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करेगा उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यानी I इक्वल्स टू Q अपॉन T। और इसको हम लोग एक दूसरा स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी जिस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है। तो यहां पे हम लोग ये जो I है इसको करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, और Q को बोलते हैं हम लोग चार्ज, जिसको हम लोग कूलम से दिखाते हैं, और T को बोलते हैं टाइम, जिसको हम लोग सेकंड बोलते हैं, यूनिट टाइम सेकंड। तो यहां पे कह रहा है कि किसी पार्टिकुलर एरिया से जितना चार्ज फ्लो कर गया उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और करंट का जो हमारा यूनिट होता है उसको कहते हैं एम्पियर। Q/T
और इसका जो यूनिट होता है हमारा उसको बोलते हैं एम्पियर। हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं 1 एम्पियर का, यानी 1 एम्पियर किसको कहते हैं, 1 एम्पियर। तो ऐसे अगर हम लोग कहें कि 1 एम्पियर को भी कहेंगे चार्ज पर सेकेंड, क्योंकि हम लोग चार्ज को किस में मापते हैं, कूलम्ब में, और टाइम को किस में, सेकेंड में। तो कूलम्ब पर सेकेंड इज इक्वल्स टू एम्पियर, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कूलम्ब पर सेकेंड इज कॉल्ड एम्पियर। तो कह रहा है 1 एम्पियर कितना होगा, तो कहता है कि 1 एम्पियर जो है, अगर 1 कूलम्ब का चार्ज, 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकेंड में अगर फ्लो करे किसी पार्टिकुलर एरिया से, तो उसको हम लोग 1 एम्पियर कहेंगे। यानी ये जो कंडक्टर है मेटालिक कंडक्टर, इस मेटालिक कंडक्टर से इस गिवन एरिया से, किसी एक पार्टिकुलर गिवन एरिया से यूनिट टाइम में अगर 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो करे, यानी 6.25 इंटू 10 का पावर 20 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन फ्लो करे, तो हम उसे बोलेंगे 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है पॉइंट? कह रहे हैं कि किसी कंडक्टर में किसी गिवन पार्टिकुलर एरिया से यूनिट टाइम में 1 कूलम्ब का चार्ज अगर फ्लो करता है, तो उसको हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं। तो इसको हम लोग आगे देखते हैं। In order to measure the flow of electron through a conductor, let us consider pushing 10 electron in a conductor in 1 second. 10 electron would come out from other side of conductor during the same period, so the flow of electron become 10 electron per second. यहाँ पे एक सिंपल एक्सपेरिमेंट के जरिए मैं बताना चाह रहा हूँ, जो बताना चाह रहा है कि सपोज एक पाइप है और उस पाइप में 100 बॉल्स रखे हैं। जस्ट सपोज एक पाइप है हमारे पास और उस पाइप में 100 बॉल्स रखे हैं। इस पाइप में 100 बॉल्स रखे हैं और हम लोग इधर से 10 बॉल्स को पुश कर रहे हैं, यानी 10 बॉल जो है उसको हम लोग बॉल्स को पुश कर रहे हैं, और प्रत्येक यूनिट टाइम में, मतलब 1 सेकेंड में 10 बॉल अंदर डाल रहे और 10 बॉल ही बाहर आ रहा है। यानी 10 बॉल को हम अंदर पुश किए, 10 बॉल ही बाहर आ रहा है। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि जो पाइप से बॉल जा रहा है वो 10 बॉल्स पर सेकेंड जा रहा है, यानी 10 बॉल्स अंदर गया और 10 बॉल्स बाहर आ गया, 10 बॉल्स पर सेकेंड। तो सेम इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन में भी होता है कि जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, जितना इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में अंदर आया, फ्लो किया, उतना ही इलेक्ट्रॉन बाहर भी जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू चार्ज। तो यानी कितना चार्ज बाहर गया एक यूनिट टाइम में, 1 सेकेंड में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और इफ 1 कूलम्ब चार्ज, यानी अगर एक ही बॉल 1 सेकेंड में बाहर आए, तो हम लोग कहेंगे 1 एम्पियर। यानी 1 कूलम्ब चार्ज कमिंग आउट फ्रॉम अ मेटालिक कंडक्टर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। तो गोइंग बाय द सेम लॉजिक, व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, यानी 6 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स passes through a conductor in 1 second, the flow of charge is said to be 1 ampere. Okay. Next है, what is an emitter? तो अभी तक हम लोग जो देखे वो देखे चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, और अब जो तीसरी बात है कि किसी मेटालिक कंडक्टर में कितना चार्ज फ्लो किया या कितना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर किसी कंडक्टर में यूनिट टाइम में
अगर 1 कूलम्ब का चार्ज फ्लो करेगा तो उसे 1 एम्पियर करंट बोलेंगे। लेकिन इसको हम लोग मेजर कैसे करेंगे कि इतना ही चार्ज फ्लो किया है? तो इसके लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है, दैट इज कॉल्ड एमीटर। एक एमीटर डिवाइस है जो कि ये मेजर करके बताता है कि कितना चार्ज पर यूनिट टाइम फ्लो कर रहा है। इट मीन्स कितना एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे कि हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। तो यहाँ कह रहा है इट इज अ डिवाइस यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। किसी सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, इसको मापने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बोलते हैं एमीटर। तो एमीटर कुछ हमारा इस टाइप से दिखता है, और जो हमारा इसका सिंबल होता है वो हम लोग ए से डिनोट करते हैं। इसका एक साइड का जो वायर होता है वो पॉजिटिव होता है, और दूसरे साइड का वायर जो होता है हमारा वो निगेटिव होता है। दूसरे साइड का वायर हमारा यहाँ पे ये निगेटिव होता है। सेकेंड पार्ट है कि जो हमारा एमीटर होता है वो लो रेसिस्टेंस डिवाइस होता है। एमीटर जो होता है वो लो रेसिस्टेंस डिवाइस होता है, यानी उसकी रेसिस्टिविटी जो होती है, रेसिस्टेंस जो होता है वो कम होता है। और एमीटर को हम लोग हमेशा किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज कनेक्शन में लगाते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ द रेसिस्टर, और हम लोग एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इट हैज़ वेरी लो इंटरनल रेसिस्टेंस, और इसके पास बहुत कम इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे दो बात है कि किसी सर्किट का सीरीज कनेक्शन कैसे होता है, और सर्किट में रेसिस्टेंस एक वर्ड आया, वो रेसिस्टेंस क्या होता है। तो इसको आगे देखने वाले चैप्टर्स में जब हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो हम लोग वहाँ पे रेसिस्टेंस और सीरीज कनेक्शन की बात करेंगे। तो अभी के लिए बस हम लोग याद रख ले इस बात को कि एमीटर जो होता है वो हमेशा सर्किट में सीरीज कनेक्शन में होता है, और उसका जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। तो कह रहा है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एमीटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव साइड ऑफ द सर्किट एंड निगेटिव टर्मिनल ऑफ द निगेटिव टू द निगेटिव साइड। कह रहा है कि जो एमीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी ये जो पॉजिटिव साइड है, ये हम लोग सर्किट के पॉजिटिव साइड में कनेक्ट करेंगे। यानी जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव करंट जा रहा होगा उसी डायरेक्शन में हम इस एमीटर को का ये पॉजिटिव वायर कनेक्ट करेंगे, और जो निगेटिव साइड है इसका वो निगेटिव में ही कनेक्ट करेंगे। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ओम्स लॉ का, और फिर आगे बचे हुए सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।